हेलो एवरीवन। सो प्लस टू के बाद बहुत सारे बच्चों का एम होता है कि वो यहाँ पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से या फिर अवेयरनेस ना होने की वजह से उनको लगता है कि उनके पास ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड हैं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है इसमें आपको डिस्कस करूंगा मैं कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है अगर आप यहाँ पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे यहाँ पे प्लस टू के बाद हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद हो। तो यहाँ पे ये कंप्लीट वीडियो आपकी होने वाली है। इन द एंड आपको यहाँ पे कम्प्लीटली जानकारी लग जाएगी बता कि आपके पास यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके डिफेंस से जुड़ी हुई हर एक चीज़ के बारे में और यहाँ पे एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी आपकी करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए जी फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए इंडियन आपकी नेवी से स्टार्ट करते हैं कि नेवी में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अगर यहाँ पे स्पेशली आप नेवी को ही ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे एनडीए का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने एनडीए में ज्वाइन करना है, अगर आप एनडीए में एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप यहाँ पे नेवी में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ पे प्लस टू में मैथ्स होना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है, बट अगर आपके पास यहाँ पे मैथ्स नहीं है प्लस टू में तो आप यहाँ पे आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एनडीए के थ्रू आप यहाँ पे आर्मी का पार्ट बन सकते हो अगर आपके पास यहाँ पे मैथ नहीं है। ठीक है, बट अगर पास आपके पास मैथ है तो आपके पास तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे जो एज है वो आपको 16.5 से लेके 19.5 देखने को मिलती है। और यहाँ पे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, रिटन आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका एसएसबी का इंटरव्यू होता है एंड इन द एंड आपका यहाँ पे क्या होता है, मेडिकल होता है। इसके बाद आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती है और यहाँ पे फिर एज ए सब लेफ्टिनेंट आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो। ठीक है, नेवी में। तो ये आपका पहला ऑप्शन अवेलेबल जो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को पता होता है। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत सारे कम बच्चों को पता होता है। ठीक है, जो जिसका है आपका यहाँ पे प्लस टू एंट्री होती है, यहाँ पे बीटेक कैडेट एंट्री इसको बोला जाता है, बीटेक कैडेट एंट्री। ठीक है, परमानेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसमें आपके पास क्राइटेरिया क्या है कि आपको यहाँ पे ना प्लस टू में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको 70% तो मिनिमम मार्क्स लाने ही लाने हैं, इससे ज़्यादा हो तो बढ़िया है। और आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए प्लस टू में। और इसमें आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता है। ठीक है, आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। आपको जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो यहाँ पे आपका जेई मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जाएगा। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, आप वहाँ पे कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे किसी कारण आप यहाँ पे नहीं चाहते कि आपने यहाँ पे बीटा करनी है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 साल का जो बीटेक का कोर्स है वो यहाँ पे इंडियन नेवी की करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए ये आपकी जॉब अवेलेबल है और यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पे जो आपका सोल्जर की पोस्ट है। ठीक है, तो सोल्जर के लिए अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन करना है एज ए सोल्जर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो नेवी में आपका एसएसआर है एंड देन आपका यहाँ पे डबल ए है। ठीक है, दो आपको देखने को मिलती है, डबल ए एंड आपका एसएसआर। पहले ये अलग अलग हुआ करती थी। ठीक है, एसएसआर क्या आपका यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट है, देन आपका डबल ए आपका आर्टिफिशियल अप्रेंटिस है। यहाँ भी आपका प्लस टू में अगर आपने फिजिक्स मैथ किया हुआ है और साथ में आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री बायोलॉजी और यहाँ पे कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे इस यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। एज यहाँ पे 17.5 से लेके 21 देखने को मिलती है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन आपको यहाँ पे 4 साल की जॉब देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत आपको यहाँ पे जॉब दी जाती है। लेकिन यहाँ पे 25% आपके जो सिलेक्ट होंगे उनमें से आपके 25% फिर से परमानेंट कमीशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं कि उनको यहाँ पे परमानेंटली जॉब मिल जाती है। इसके बाद आपका यहाँ पे अग्निवीर आपका यहाँ पे एमआर, इसको बोलते हैं मैट्रिक रिक्रूट। ठीक है, ये 10th के बाद आपका यहाँ पे इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे किसी को शेफ़ के लिए ज्वाइन करना है, एज यहाँ पे सैनिटरी हाइजीन पर्पज़ के लिए यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। 4 साल यहाँ पर भी आपका टेन्योर रहेगा अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत। अब बात की जाए यहाँ पे 12th के बाद आपके से यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो सीडीएस की एंट्री आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस आपके लिए अवेलेबल है। इसमें लिए आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए या फिर आपके से यहाँ पे बीटेक होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेवल एंट्री के लिए। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि एज ग्रुप आपको यहाँ पे 19 से लेके 24 देखने को मिलता है। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। यहाँ पे अगर नेवी की बात की जाए तो यहाँ पे मेन के लिए आपकी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट है वो दी जाती है। बात की जाए यहाँ पे एनईटी के बारे में, ये आपका इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होता है। ऑफिसर एंट्री आपकी देखने को मिलती है। ये भी यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले या फिर बीटेक वाले जो जिनकी इनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्रांच जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलती है। मैन एंड वुमेन दोनों आपके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी होती है, टेक्निकल ब्रांच भी होती है और आपको यहाँ पे एजुकेशन ब्रांच में भेजा जा सकता है। तो ये आपने याद रखना, इसमें आपका पहले एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका यहाँ पे एसएसबी होगा, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे एनडीए में देखने को मिलता है। तो ये तो आपके पास ऑप्शन हो गए हमारे
नेवी में। अब बात करते हैं कि आपके पास आपका आर्मी में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अब आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी, ठीक है, वही एनडीए के लिए जो मैंने बता दिया है कि आपका यहाँ पे 12th पास आप होने चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे अगर पास मैथ नहीं है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स आपके अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पे फिर से आपका 16.5 से लेके 19.5 है, और यहाँ पे यूपीएससी यहाँ पे इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। उसके बाद जो आपकी स्पेशल एंट्री है, ठीक है, देखो ये जैसे आपका वहाँ पे बीटेक एंट्री थी यहाँ पे आपकी नेवी में, वैसे यहाँ पे टीईएस की एंट्री है आपका यहाँ पे आर्मी, जिसको बोलते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आपके 12th में पीसीएम में देखो वही क्राइटेरिया है, 70% आपके यहाँ पे मार्क्स से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जेई मेंस में कट ऑफ को आप क्लियर करते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी अकेला आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर अगर आप सभी को क्लियर कर लेते हो तो आप यहाँ पे एज ए लेफ्टिनेंट यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हो। और एज यहाँ पर भी 16.5 से लेके आपका 19.5 देखने को मिल जाती है टीईएस एंट्री के लिए। बात करते हैं यहाँ पे सीडीएस की एंट्री यहाँ पे होती है। तो सीडीएस में आपको 2 एंट्री देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ आर्मी वाले केस में, एक तो आपकी होती है यहाँ पे आईएमए ओटीए, एंड देन होती है आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए, जो आपके यहाँ पे टेक्निकल रोल्स के लिए होती है, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आईएमए के लिए जो एज होती है वो 19 से लेके आपका 24 होती है। ओटीए के लिए आपके यहाँ पे जो एज है वो आपका 19 से लेके 25 देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बॉयज़ यहाँ पे आईएमए में अप्लाई कर सकते हैं और ओटीए में भी, लेकिन अकेला गर्ल्स आपके यहाँ पे ओटीए में ही अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने याद रखना कि गर्ल्स आपकी आईएमए में अप्लाई नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपकी सीडीएस की एंट्री है, ठीक है, जो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन के बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे टीजीसी, ठीक है, टेक्निकल ग्रेजुएट जो कोर्स है वो यहाँ पे देखने को मिलता है आर्मी की तरफ से। अगर आपने यहाँ पे बीटेक किया हुआ है एक स्पेसिफिक ब्रांच से, तो यहाँ पर भी आपका डायरेक्ट एसएसबी होता है, कोई यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे आपको जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी किसमें, इंजीनियरिंग ब्रांच में। एज यहाँ पे 20 से लेकर 27 देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी मेल इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। परमानेंट कमीशन आपको यहाँ पे टीजीसी देखने को मिलता है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है। तो अगर आपने बीटेक की हुई है और चाहते हो आर्म फोर्सेस का पार्ट बना, तो ये जॉब आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। देन बात की जाए यहाँ पे एनसीसी एंट्री के बारे में। देखो एनसीसी एंट्री आपकी यहाँ पे नेवी, एयरफोर्स और आपका आर्मी तीनों में देखने को मिलती है। अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन की हुई है और आपके पास यहाँ पे एनसीसी का सी सर्टिफिकेट अवेलेबल है, ठीक है, सी सर्टिफिकेट आपका एनसीसी होना चाहिए, और आपकी एज आपका 19 से लेकर 25 के बीच में है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एसएसबी का इंटरव्यू दे सकते हो। यहाँ पर भी आपको एग्जामिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन देखने को मिलता है। यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यहाँ पे एलिजिबल है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। एनसीसी एंट्री यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तीनों में देखने को मिलती है, आपकी नेवी में भी, एयरफोर्स में भी, और यहाँ पे आपका इंडियन आर्मी में भी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के बारे में, इसको बोलते हैं एएफएमसी, ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की जो आपको जॉब है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे एज ए कैप्टन रैंक आपको अपॉइंट किया जाता है। अगर आपने यहाँ पे एमबीबीएस की हुई है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे बीडीएस, अगर आपने एमबीबीएस या बीडीएस दोनों में से कोई भी किया हुआ है, और यहाँ पे अगर आपने एएफएमसी से किया हुआ है या फिर आप किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है, तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपका एलिजिबिलिटी होगी। अब यहाँ पे अगर एमबीबीएस आपने की हुई है तो आपकी जो एज है वो आपका यहाँ पे 30 से पहले होनी चाहिए, 30 आपका यहाँ पे मैक्सिमम एज है। और अगर आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है तो आपकी जो एज है वो यहाँ पे 35 ईयर्स तक अगर आपको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे परमानेंट और आपको शॉर्ट सर्विस दोनों की आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। देन बात की जाए यहाँ पे जज एडवोकेट जनरल के बारे में, ठीक है। तो मतलब अगर कोई एलएलबी ग्रेजुएट है और वो ज्वाइन करना चाहता है आर्मी को, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक वैकेंसी है यहाँ पे एलएलबी के थ्रू, जहाँ पे 55% अगर आपके मार्क्स है और आप यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो और आपकी एज 21 से लेकर 27 के बीच में, तो आप यहाँ पे एज ए लेफ्टिनेंट लीगल ऑफिसर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ये भी आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन देखने को मिल जाता है। तो ये तो सारे हमारे ऑप्शंस हो गए यहाँ पे आर्मी के। अगर बात करता हूँ यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के, तो इंडियन एयरफोर्स में भी आपके लिए एनडीए के थ्रू तो आपके यहाँ लिए आपका अवेलेबिलिटी है, ठीक है, जहाँ पे आप एज ए ऑफिसर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो इंडियन यहाँ पे एयरफोर्स में। उसके बाद हम बात की जाए अग्निवीर के बारे में। देखो अग्निवीर जैसे आपका पहले ना, ये जब अग्निवीर नहीं हुआ करता था तो इसको बोलते थे यहाँ पे आर्मी मैन बोला जाता था, जहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट आपको देखने को मिलती थी। मतलब ग्रुप एक्स यहाँ पे इसको बोलते हैं टेक्निकल ग्रुप, ठीक है। देन आपका दूसरा होता है आपका नॉन टेक्निकल ग्रुप। जो टेक्निकल ग्रुप में आपको यहाँ पे 12th में पीसीएम के साथ होनी चाहिए और यहाँ पे इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पे ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप वाई के लिए आपने अप्लाई करना तो आपके पास 12th में 50% मार्क्स मतलब यहाँ पे होने चाहिए,
कंबाइंडली, और आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी 50% मार्क्स आपके अलग से होने चाहिए ना, 50% अलग से इंग्लिश में, कंबाइंडली आपको 50% तो होने ही चाहिए। यहाँ पे जो आपकी एज ग्रुप है वो आपको 17.5 से लेके 21 देखने को मिलती है। दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल होता है। और अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे जो टेन्योर है वो आपका 4 साल का होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 25% जो आपके यहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे फर्दर जॉब के लिए रख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अग्निवीर के थ्रू आपकी यहाँ पे एंट्री देखने को मिलती है। देन बात की जाए आपका आर्मी फोर्स आपका म्यूजिशियन एंट्री के बारे में, तो ये आपका 12th एंड 10th पास यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने का स्किल है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका जो एरिया है वो काफ़ी आपका लिमिटेड है, तो यहाँ पे बहुत सारे कम लोग इसको ज्वाइन करते हैं। इसकी भी एज आपके यहाँ पे 17.5 से लेके 21 के बीच में देखने को मिल जाती है एयरफोर्स म्यूजिशियन एंट्री के थ्रू। आगे बात की जाए मोस्ट आपका यहाँ पे जो यहाँ पे पॉपुलर एग्जाम है एयरफोर्स का, वो आपका एफ कैट का देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी ऑफिसर एंट्री देखने को मिलती है। मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 1 साल में आपका 2 बार ये कंडक्ट करवाया जाता है। सीडीएस भी 2 बार होता है, एनडी भी आपका यहाँ पे 2 बार होता है। तो ये आपका एक एज होता है कि अगर आपका एक बार नहीं निकला है तो आप यहाँ पे 2-3 महीने तैयारी करके फिर से उस एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हो। इसमें अगर आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी स्ट्रीम में, यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आपने जाना है तो अगर बस ग्रेजुएशन है आपने किसी भी स्ट्रीम में की हुई है, 60% मार्क्स से ऊपर है आपके, ठीक है, और यहाँ पे आपने फिजिक्स एंड मैथ लिया हुआ है 12th में, तो आप यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका यहाँ पे क्या है एलिजिबल हो। अगर आपने यहाँ पे टेक्निकल ब्रांच में जाना है तो आपके पास बीई या फिर बीटेक होना चाहिए यहाँ पे 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा आपके पास ग्राउंड ड्यूटी भी है, तो यहाँ पे अगर किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पे आपको 20 से लेकर 24 यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिलती है एफ कैट एंट्री के लिए। अगर ग्राउंड ड्यूटी की बात की जाए चाहे वो आपका टेक्निकल है नॉन टेक्निकल, तो यहाँ पे 20 से लेकर 26 यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिल जाती है। मैन एंड वुमेन दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी एफ कैट की एंट्री है, जो आपने ध्यान में रखना है कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज कम है, ठीक है, और आपका ग्राउंड ड्यूटी के लिए एज आपकी यहाँ पे ज़्यादा है। और बात करते हैं अब यहाँ पे एनसीसी के बारे में, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एनसीसी एंट्री भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है आर्मी में, नेवी में और यहाँ पे एयरफोर्स में। ठीक है, यहाँ पर भी 20 से लेकर 24 आपका यहाँ पे जो एज ग्रुप है वो देखने को मिलता है। एनसीसी का आपके पास सी सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए अगर आपने अप्लाई करना है, और यहाँ पे कोई आपका इंटरव्यू होता है अकेला, और यहाँ पे कोई आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं देखने को मिलता है, ये आपने ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे सभी को सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आफ्टर, अगर मैं यहाँ पे 12th की बात करता हूँ या फिर मैं यहाँ पे आफ्टर ग्रेजुएशन की बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का ऑप्शन है आपने देख लेने हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे तैयारी करनी है, ताकि आप इन सभी जो भी आप पर्टिकुलर ग्रुप के लिए यहाँ पे किसी भी जॉब के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, किसी को भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे पूरा एक प्लान होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ज्वाइन कर पाओगे। इन द एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो यहाँ पे लाइक सभी ने यहाँ पे ज़रूर कर देना है। ठीक है, शेयर करना है यहाँ पे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके लिए मैं यहाँ वीडियो यहाँ पे बना सकूँ और ज़्यादा। ठीक है, और हम आपके साथ मिलकर एक बड़ी फैमिली तैयार कर सकें। और इन द एंड अगर आपको यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है तो यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल का ये आपका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आपका यहाँ पे नाम है आपकी पाठशाला 001 इज़ द टेलीग्राम चैनल नेम। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको MCQ क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँगा, आपको जो भी करंट के टॉपिक होंगे, डिफेंस से जुड़े हुए, स्पेस से जुड़े हुए, ठीक है, यहाँ पे जो भी मुद्दे होंगे उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करूँगा, चाहे आपका नेशनल इंपॉर्टेंस के हो चाहे आपका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हो। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे दी जाएंगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो पर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, होप करता हूँ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।